जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं का पाठ 3 बस की यात्रा, जो एक व्यंग्य है जो हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। चलो हम लेसन स्टार्ट करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकेन। लेखक सफ़र कर रहा है बस से, सोच रहा है वो सफ़र करने की, लेकिन लोग उसको मना कर रहे हैं कि रात वाली जो शाम वाली बस होती है उसमें समझदार लोग सफ़र नहीं करते। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब व्योवृद्ध थी। व्योवृद्ध होता है बूढ़ा होना। बूढ़ा होना मतलब वो बहुत ही ख़राब हालत में थी, जैसा कि आप देख सकते हैं बस की हालत कैसी है। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था। लेखक कहता है कि बस की हालत इतनी ख़राब थी कि लोग उसमें सफ़र करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अब वृद्धावस्था में है, मतलब बूढ़ी हो चुकी है, उसकी सिर्फ पूजा करनी चाहिए, उसमें सवारी नहीं करनी चाहिए। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह। हाँ जी, और कैसे चलेगी? लेखक ने पूछा कि ये बस चलती है, तो उन्होंने बोला कि चलेगी, कि चलेगी। तो ये अब देखते हैं क्या लेखक सोचता है कि इसकी हालत तो ऐसी है नहीं कि चले, बट ये कहता है कि ये बस चलेगी। आगे गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, मतलब उसको देखने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। जो बस है वो अनुभवी है, मतलब उसे अनुभव है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। जो नई बसेस होती है उन पर विश्वास किया जाता है कि वो चलेगी, लेकिन ये उनसे भी ज़्यादा विश्वसनीय है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। ये बस है जो वृद्ध हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। यह एक माँ के समान है, जो हमें अपनी बेटी समझकर अपनी प्यार से अपनी गोदी में बिठाकर लेकर जाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फ़कीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। जो लेखक को छोड़ने आए थे वो ऐसे देख रहे थे जैसे वो उनको अंतिम विदाई देने आ रहे हैं। और वो क्या कहते हैं कि जो आता है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ता है, चाहे वो राजा हो, रंक हो, या फिर फ़कीर। फ़कीर होता है भिखारी जो होते हैं, मांगने वाले जो होते हैं, उनको फ़कीर बोला गया। रंक होता है दुश्मन जो होता है, राजा रंक। राजा हमारा जो महाराज होता है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। अब जैसे बस चलनी है तो इंजन स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो पूरी बस इंजन की तरह हिलने लगती है
और ऐसा लगता है लेखक ऐसे सोचने लग जाता है कि शायद पूरी बस ही एक इंजन है और वो इंजन के ऊपर बैठे हैं। बस में बहुत कांच बचे थे, जैसे उसकी हालत थी उसमें कांच बहुत कम थे और जो बचे हुए कांच थे वो हिल रहे थे और उन्हीं कांचों से उन्हें बचना था, कभी उन्हें चोट ना लग जाए। आगे है, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। गांधी जी ने जब असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, जो आपने अपनी एसएसटी में पढ़ा होगा, जब गांधी जी ने स्टार्ट किया था अंग्रेज़ों के विरुद्ध, उस समय ये अवश्य जवान रही होगी, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। अब हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट पर बॉडी से असहयोग चल रहा था, मतलब जो सीट पर बैठे थे, सीट पर जो हम बैठे थे, आपस में असहयोग था। सीट शरीर का साथ नहीं दे रही थी, मतलब बहुत हिल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी पर को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता है सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। जब कुछ दूर चली बस, तो ये सब भेदभाव जो था वो सब खत्म हो गया। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। अचानक से बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती हैं। अब लेखक क्या सोच रहा था कि जो बस के हिस्सेदार हैं वो इंजन को निकाल कर क्या करेंगे, उसको गोद में रखेंगे और उसको एक माँ की तरह, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, ऐसे उसको नली से पेट्रोल पिलाएंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक का धीरे धीरे भरोसा उठता जा रहा था। ब्रेक फेल हो सकता है, अब वो सोच रहा है कि ब्रेक भी फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, लेकिन जो बात प्रकृति थी और उसके दृश्य थे वो बहुत ही लुभावने, मतलब मन को मोहने वाले थे। दूसरी तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक कहता है कि बस के दोनों साइड, जैसे जैसे बस चल रही है, दोनों साइड हरे भरे पेड़ हैं जिन पर पक्षी बैठे हुए हैं और वो हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा है कि कहीं बस ब्रेक फेल ना हो जाए, स्टीयरिंग ना टूट जाए और वो बस उनसे ना टकरा जाए, इसलिए वो हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा है। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुक गई। अचानक से फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। अब लेखक कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे आंदोलन स्टार्ट हो गया और बस चल ही नहीं रही है। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे हैं बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है कि बस एकदम से अच्छी है। ये तो इत्तेफाक है कि जो बस रुक गई है, अभी थोड़ी देर में ही चल जाएगी। क्षीण चांदनी में वर्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत दयनीय, जिस पर दया करने योग्य जो चीज़ होती है उसे दयनीय बोला जाता है। तो जो चांदनी रात है और वृक्षों की छाया के नीचे बस खड़ी है, तो उस पर दया आ रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, जैसे कोई वृद्धा मतलब बूढ़ा थक कर आराम करने के लिए बैठ गया हो। हमें गलानी हो रही थी अपने ऊपर कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो, प्राणांत होते हैं प्राण का अंत, प्राणों का जब अंत हो जाता है, मर जाता है, तो उसको बोला जाता है प्राणांत। प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी
अत्येष्टि करनी होगी। अत्येष्टि मतलब दाह कर्म, कि अगर वो अंत हो गया उसका, मर गई वो, तो हम इस बियाबान होता है घने जंगल में ही हमें इसका दाह संस्कार, दाह कर्म करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चले। उसकी चाल और कम हो गई थी। अब 2 बार वो पहले ही रुक चुकी थी, तो जैसे जैसे उसमें सुधार किए गए, लेकिन उसकी चाल कम होती चली जा रही थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। वृद्धा की आंखों की ज्योति मतलब उसे दिखना कम हो गया। अब जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है, आंखों की रोशनी कम होती जाती है, ऐसे ही जो गाड़ी थी वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। चलते चलते उसकी चाल कम होती जा रही थी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे दिख ना रहा हो, और वो बड़ी मुश्किल से रास्ता देख देख कर धीरे धीरे चल रही हो। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। कि जैसे कोई बूढ़ा होता है ना, वो रुक जाता है कि आ जाओ, पहले आप चले जाओ, ऐसे ही वो किनारे खड़ी हो जाती और कहती कि आप चले जाओ, अब मेरी उम्र नहीं रही कि मैं भी स्पीड से निकल जाऊं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे, पुलिया मतलब पुल जो होता है, उसके ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, मतलब टायर की हवा निकल गई। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। एकदम से ज़ोर से हिली बस और वो रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती, कि अगर स्पीड कम थी इसलिए वो रुक गई, अदरवाइज़ वो नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। श्रद्धा के भाव होते हैं, उनसे देखा मतलब बहुत ही सम्मान से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे। वो जानते थे कि इन टायरों की ऐसी हालत नहीं है कि ये चलें, लेकिन फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। उसकी जगह दूसरा घिसा हुआ टायर लगा दिया और फिर बस चलने लगी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पहले उन्हें ये था कि उन्हें टाइम पर पन्ना पहुंचना है, फिर जाकर वो अपना काम स्टार्ट करेंगे जो भी है, लेकिन अब उन्होंने वो उम्मीद छोड़ दी थी कि हम वो समय पर पन्ना, जगह का नाम है पन्ना, पहुंचेंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। जैसे वो पहले उम्मीद लगा कर बैठे थे कि हाँ ऐसा करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन अब उन्होंने सब उम्मीदें छोड़ दी। उन्होंने क्या, अभी क्या, हम आगे लेके भी कोई उम्मीद नहीं लगाएंगे। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण मतलब मर जाना है, यानी कि बस जिस तरह धीरे धीरे चले जा रही है, ऐसा लग रहा है कि वो कभी घर नहीं पहुंचेंगे और सारी ज़िंदगी इसी बस में गुजार कर यहीं से सीधा मरने के बाद परलोक पहुंच जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव ख़त्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। अब हमने सोचा कि यही हमारा घर है और आराम से हम बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब सब लोग चिंता छोड़कर हंसी मजाक करने लगे। हरिशंकर प्रसाई। आशा है आपको ये पाठ, हमारा बस की यात्रा, आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स।